नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रविंदर की पाठशाला में। हमने पॉलिटी में कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। हम उसी श्रृंखला में आज अपना 7वां वीडियो लेकर आए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसको हम बोलते हैं संसद या पार्लियामेंट। देखिए, पिछली बार या पिछली क्लास में जो हमने देखा था कि हमारे भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। उसमें तमिलनाडु ने अपनी विधानसभा और विधान परिषद जो उसकी थी उसको हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा और मतलब संसद में डाला था और वो संसद ने स्वीकार कर लिया था। तो तमिलनाडु में अब विधान परिषद नहीं है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो आप वो याद रखेंगे 6 राज्य जिनमें विधान परिषदें हैं, मतलब जहाँ द्विसदनीय शासन व्यवस्था चलती है राज्य में। ठीक है, तो तेलंगाना याद रखेंगे, तमिलनाडु को कैंसिल कर देंगे। ठीक, आज हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संसद या पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो कई सारे लोग थे जो अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाना चाह रहे थे और कई सारे लोग ऐसे थे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय व्यवस्था को अपनाना चाह रहे थे। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए जब संविधान सभा में तर्क उठा, जैसा अमेरिका में चलता है, तो अमेरिका वाला सिस्टम अगर भारत में अपना लिया जाता उस समय, क्योंकि विभाजनकारी प्रवृत्ति थी, अभी अभी हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तो अगर हम ऐसे सिस्टम को अपनाते जिसमें एक आदमी, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल होता है, अगर हम भारत को भी उसी तरह आगे लेकर चलते तो बहुत बड़ी समस्या ऐसी हो सकती थी कि वो अकेला आदमी तानाशाह बन सकता था या पावर सबसे ज़्यादा अपने हाथ में रखने की कोशिश कर सकता था। तो उस बात को डिबेट में सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष जब रखा तो फाइनली संविधान सभा ने किसको अपनाया? संसदीय व्यवस्था को। ठीक है, तो हमारी ये जो संसद है ये बनी किससे है? संसद के 3 अंग हैं। एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरी है इसी की एक अभिन्न संस्था या अंग जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति इन दोनों के ही सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों सदनों से कोई भी विधि या विधेयक जो भी पारित होता है वो तब तक कानून या एक्ट नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर ना कर दे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपको ये स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, तो याद रखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी दोनों किसी के भी सदस्य नहीं होते। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुलना पर आते हैं। पहले हम थोड़ी सी इसकी तुलना कर देते हैं, क्योंकि हमने जो ब्रिटेन से अपनी संसदीय व्यवस्था अपनाई है उसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। देखिए, जो भारत है, यही लिख देता हूँ मैं इसके पास ही, जो भारत है यहाँ पर जो हमारी द्विसदनीय विधायिका है उसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। जो ब्रिटेन की है, जो ब्रिटेन की संसद है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये याद रखेंगे, या तो मैं इसके पास ही बनाता हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये वैसा ही काम करता है जैसे भारत में राज्यसभा में करता है। और जो वहाँ का लोकसभा है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड वहाँ का उच्च सदन है और राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। ठीक है, भारत की विधायिका का या भारत की संसद का जो उच्च सदन है वो क्या है? राज्यसभा। ऐसे ही ब्रिटेन के जो संसद है उसका उच्च सदन कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर यूएसए का देखें तो यूएसए में जो संसद है उसको कांग्रेस बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो अमेरिका की जो संसद है उसी का नाम कांग्रेस है, वहाँ कोई पार्टी कांग्रेस नहीं है, याद रखेंगे। अमेरिका का जो संसद है उसमें भी 2 सदन है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
और एक है सीनेट। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि इनमें पावरफुल कौन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से मिला जुला कर लगभग पूछे जाते हैं। अमेरिका का उच्च सदन किसको बोलेंगे? सीनेट को बोलेंगे। लेकिन भारत से जब तुलना करनी हो तो किसकी करेंगे हम, मतलब पावर अगर जिसके पास हो। दो चीज़ें हैं, भारत का उच्च सदन मतलब संसद का उच्च सदन राज्यसभा इंडिया में, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और अमेरिका में हाउस जो सीनेट है ये वहाँ का अपर सेशन कह लो या उच्च सदन कह लो। फिर अगर शक्ति के बारे में आ जाए, पावर किसके पास ज़्यादा है, तो इंडिया में लोकसभा के पास पावर सबसे ज़्यादा है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पावर सबसे ज़्यादा है। ब्रिटेन में तो इसमें कहावत भी है कि वो लड़की को पुरुष और पुरुष को लड़की बनाने के सिवा बाकी सब कुछ कर सकता है, केवल वही काम नहीं कर सकता, ऐसा इसके पीछे कहावतें बनी हुई हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का है, ये वैसा ही है जैसा हमारा राज्यसभा है, इस पर ज़्यादा पावर नहीं है। अमेरिका के सीनेट में सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो पावरफुल मैंने बताया आपको तीनों में से कौन कौन कहाँ कहाँ है, इसको आप याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक, अब हम अपने देश के बारे में देखते हैं और देश के ही बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान लेना है। देखिए, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। या अगर हम बोलें कि हमें डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र किस सदन में देखने को मिलता है, तो इसमें मिलता है लोकसभा में। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे हम क्या करते हैं अपने एरिया के प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जाके संसद में या लोकसभा में बैठकर हमारी बातें रखते हैं। ठीक है, पहले हम लोकसभा को ही देख रहे हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा को देखेंगे, उससे तुलना करेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 पहले हुआ करते थे 2020 से पहले। ठीक है, याद रखेंगे, अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। ठीक है, ये 550 दो भाग में है, इसमें से 530 राज्यों में से आते हैं। जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो वहाँ से कितने आएंगे, 530, और बाकी जो बचे हैं 20 ये आते हैं यूटीज से या संघ शासित राज्यों से। ठीक है, ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। पहले जो मतदाता थे या मत देने की जो उम्र थी वो संविधान सभा ने कितनी डिसाइड की थी, 21 साल। लेकिन धीरे धीरे वोटिंग्स मतलब वोटर्स बढ़े और धीरे धीरे इसकी उम्र फिर क्या कर दी गई, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसको याद रखेंगे कि उम्र, वोट देने की जो उम्र है वो किस संविधान संशोधन या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से की गई, 18 साल, वो इसी से की गई। ठीक है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एज क्या कर दी गई, 21 से हटाकर 18। अब हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, कैसा भी हो, वो वोट डाल सकता है, बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर लोकसभा में हम देखते हैं कि लोकसभा में जो सिस्टम है, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो वोट लेकर आता है उसी पार्टी को क्या घोषित किया जाता है, विजयी घोषित किया जाता है। और हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं कि लोकसभा में क्या होता है, बहुमत वाले दल का शासन होता है, तो जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है वही लोकसभा में जाकर बैठता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 550 इसकी थी, 250 सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है राज्यसभा में। इसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं 12 ये नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था,
साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से भारत के जो राष्ट्रपति हैं 12 मेंबर्स को क्या करते हैं, राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्यसभा का ये जो सदन है इसको हम बोलते हैं कि ये नियमित चलने वाला सदन है। नियमित चलने वाला सदन मतलब राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल बाद भी विघटित हो जाती है और बीच में भी जब पीएम सिफारिश करें राष्ट्रपति से तब भी ये विघटित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये याद रखेंगे। राज्यसभा के चुनाव में कोई भी आम नागरिक वोटिंग में हिस्सेदारी नहीं लेता है। राज्यसभा का जब भी चुनाव होता है तो क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्य विधानसभा में, वही लोग आपस में डिसाइड करते हैं और वहीं से ही वो कुछ लोग चुन के भेजते हैं जितनी जहाँ पर सीटें हो। देखिए, हमने जो सीट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हमने जो सीटें डिसाइड की हैं, या जो हम बोलते हैं कि इसमें इतने सदस्य हैं, इसमें इतने सदस्य हैं, तो ये क्या होता है, एक परिसीमन आयोग बनता है। जब भी जनगणना होती है उससे परिसीमन आयोग बनता है और उस परिसीमन आयोग से निर्वाचित क्षेत्र डिसाइड किए जाते हैं और उसी के अनुसार क्या होता है, सीटें डिसाइड की जाती हैं। हमने जो अभी क्राइटेरिया अपना रखा है उसमें 1971 की जनगणना के अनुसार हमने जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसी से हमने फिक्स कर दिया था 1971 की जनगणना वाला कि लोकसभा में कितने मेंबर है और राज्यसभा में कितने मेंबर है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरों का जो सदस्य संख्या है वो किस जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो ये राज्यसभा है इसका जो हम नॉर्मली कार्यकाल पढ़ते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसका जो कार्यकाल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि राज्यसभा 6 साल तक चलेगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संसद ने ही खुद कानून बनाकर इसका कार्यकाल डिसाइड किया है। संविधान में राज्यसभा का कार्यकाल फिक्स नहीं है, याद रखेंगे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है। और लोकसभा का कार्यकाल आप जानते ही हैं, जब तक बहुमत है तब तक रहेगी, या तो नॉर्मली 5 साल तक रहती है। इसके बारे में ज़्यादा, ये क्वेश्चन ईजी है इसलिए पूछते कम है, यही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्यसभा में जो सीटें हैं, अब मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाई थी अनुसूचियाँ। आप बताइए कि किस अनुसूची में ये प्रावधान है कि राज्यसभा में राज्यों की जो सीटें हैं या राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ये किस अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन, और उसको जो सैलरी वगैरह भी मिलती है वो इसी पोस्ट के लिए मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, ना ही उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और इसमें जो बैठते हैं उनको बोला जाता है स्पीकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर, और जो राज्यसभा के होते हैं उनको बोलते हैं सभापति। ठीक है, या चेयरमैन। ये सब क्लियर। अब देखिए, तुलना करने को अगर बोला जाए तो लोकसभा में जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए लोग, और राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व द्वारा चुने हुए लोग। जो राज्यसभा है इसमें जनसंख्या के अकॉर्डिंग डिवाइज जो सीटें हैं वो दी हैं, लेकिन अगर अमेरिका का जो सीनेट है, जो हम बोल रहे हैं वहाँ का सबसे पावरफुल है, तो अमेरिका का जो सीनेट होता है वहाँ पर जो अमेरिका के 50 राज्य हैं उनमें से हर राज्य को 2 सीटें दी गई हैं।
ठीक है, मतलब अगर अमेरिका का कोई छोटा जनसंख्या वाला राज्य हो, बड़ी जनसंख्या वाला राज्य हो, कोई मैटर नहीं करता। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो उनके लिए हर एक राज्य के लिए 2 सीट फिक्स हैं। तो अमेरिका के सीनेट में कितने लोग बैठते हैं? 100 लोग बैठते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कंपैरिजन के। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं होता कि अमीर हैं गरीब हैं या जनसंख्या ज़्यादा है कम है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं अर्हताएँ क्या क्या है। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन सदस्य बन सकता है, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया। बताओ राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? मिनिमम। लोकसभा की मैं बता रहा हूँ 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है। तो राज्यसभा का बताएंगे आप। ठीक है, और अर्हता क्या है जो संविधान में है, मैं वो बता रहा हूँ अभी, बाकी तो अलग अलग चीज़ें। संविधान में लोकसभा के लिए अर्हता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, उसके बाद उसकी उम्र 25 साल हो गई हो, फिर उसके बाद दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, फिर किसी लाभ के पद पर ना हो, फिर उसके बाद विकृत चित्त ना हो, विकृत चित्त ना हो, और उसके बाद विदेशी नागरिक ना बन जाए। ये सब उसके बारे में लिखा है कौन कौन इसमें बन सकता है। बाकी अगर अलग चीज़ें हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर 1951 वाले में डिसाइड किया हुआ है, बताया हुआ है। बस यहाँ एक फैक्टर है एज का, वो आप बताएंगे, मैं अभी लिखने वाला था। आप बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। एक और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आपको लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना है तो आप जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो, मतलब जैसे आप मान लो किसी एक्स जगह के आप क्या हैं, सदस्य हैं, विधायक हैं या सांसद हैं मान लीजिए आप, क्योंकि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सांसद के रूप में ही आएंगे। तो लोकसभा के लिए क्या है प्रोविज़न कि जिस जगह से वो चुना जा रहा है सांसद, वो वहाँ का पंजीकृत या रजिस्टर्ड मतदाता होना चाहिए, मतलब उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ऐसा लोकसभा के लिए फिक्स है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 2003 के बाद ये अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब राज्यसभा के लिए कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रहता है तो वो केरल से भी चुनकर आ सकता है। ठीक है, उसका इलेक्शन केरल से भी उसकी सीट दिलवाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में है और उसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तभी वो दिल्ली में जो वोटर लिस्ट है उससे मतलब उसमें शामिल होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, वरना नहीं लड़ सकता। ठीक है, और एक और चीज़, एक आदमी कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ सकता है? तो मैक्सिमम 2 पर। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्लियर, हमने ये देख लिया, राज्यसभा देख लिया और इसका ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे की चीज़ों को। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी निर्भरता क्या क्या होती है, निर्भरताएं क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं बन सकता या उसमें क्या चीज़ें हैं। तो कुछ निर्भरताएं जैसे अभी मैंने बताया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विदेशी नागरिकता ना ले ली हो उसने, ये सब तो चीज़ें हैं ही। लेकिन कुछ चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यदि ऐसा कोई काम करता है तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, निर्हर मान लिया जाएगा कि वो अब इसका सदस्य नहीं बन सकता। जैसे अगर वो कुप्रथाओं को बढ़ावा देता हो, कुप्रथाएं जैसे महिलाओं का बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी किसी क्रिया में इन्वॉल्व हो तो उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। फिर या उसने भ्रष्टाचार किया हो, चुनाव में भ्रष्टाचार करके आया हो तो उसकी सदस्यता हटा देंगे। चुनाव में जो खर्चा किया वो इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया हो तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए निर्भर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन ही देखता है ये सब, राज्यों के चुनाव
CM AM वाले और PM वाले, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केवल और केवल पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन जो होते हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, अंतर याद रखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए इसने कुछ लाभ का पद ले लिया या कहीं से दूसरी कंपनी वगैरह से क्या करने लगा? सैलरी लेने लगा, वो सब काम करने लगे, तो फिर क्या होगा? सांसदों की मतलब इनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण होता है दल बदल। दल बदल चीज़ क्या है? दल बदल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? इन सब के लिए संविधान में जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 52वां संविधान संशोधन 1985, मतलब दल बदल किस संविधान संशोधन से जुड़ा? तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ प्रोविज़न कर दिए गए जिसके लिए जो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से किसी को बर्खास्त या हटाया जा सकता है, उसकी सदस्यता जा सकती है। जैसे दल बदल कब होगा? यदि जिस दल के टिकट पर आए, मतलब जिस दल के टिकट से चुनाव जीता उसे छोड़ दे या उसे त्याग दे। मान लो कोई एग्जाम्पल के ले लियो, एक्स पार्टी के लिए, मतलब एक्स कोई पार्टी थी, उसकी सीट उससे टिकट मिला और वो चुनकर चले गए कहाँ पर? लोकसभा में या किसी भी सदन में चले गए, और फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी, तो ऐसे में क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। दूसरी चीज़, यदि अपनी या अपने, यहाँ पर लिख लो, अपने दल के विरुद्ध मतदान करे, विरुद्ध मतदान करे। मान लो कोई मुद्दा आ गया, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम मान लो आ गया जो 2019 में आया था, या अभी कंटेम्प्रेरी जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है जिसको हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता, मान लो ऐसा कोई मुद्दा आ गया और उस पर क्या हुआ? किसी सदन के किसी व्यक्ति ने अपने दल की, जैसे दल का क्या होता है? एक व्हिप होता है। व्हिप मतलब एक पार्टी का व्हिप होता है जो सभी लोगों को पहले ही बता देता है कि हाँ हमारा मत किसे जाएगा। इसने मान लो उसके भी विरुद्ध जाकर वोट दे दिया, तो क्या होगा? उसकी सदस्यता दल बदल के आधार पर चली जाएगी। तीसरा प्रोविजन क्या है? यदि निर्दलीय चुना गया हो, निर्दलीय चुना गया हो और दल में शामिल हो जाए किसी, ठीक है, यदि निर्दलीय चुना गया हो और किसी दल में शामिल हो जाए तो भी उसके ऊपर दल बदल के आधार पर क्या होगा? ये मामला दर्ज होगा और उसकी सदस्यता जा सकती है, चली जाएगी। और फिर चौथा लास्ट है कि नामित सदस्य हो, नामित सदस्य हो और 6 महीने बाद किसी दल की सदस्यता ले ले, दल की सदस्यता ले ले। ठीक है, ये 4 प्रोविज़न है जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी सांसद के ऊपर दल बदल का, ये विधायक के भी ऊपर हो सकता है और सांसदों के ऊपर भी हो सकता है, दल बदल का आरोप लगाकर उसकी सदस्यता हटाई जा सकती है। लेकिन इसमें और इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो सदस्यता हटाई जाएगी इसका फैसला कौन लेता है? तो अगर ये मुद्दा दल बदल का लोकसभा में आया है, किसी व्यक्ति या किसी सांसद के लिए लोकसभा में अगर आया है तो उसमें फैसला करते हैं लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर मुद्दा आया है राज्यसभा में तो कौन करेगा? राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति, और इनका फैसला मान्य होता है जनरली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर मतलब ऐसा फैसला दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और ये न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट इसकी कर सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को हम कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे हम लगभग 3-4 क्लास में
पूरा का पूरा संसद को अच्छे से कवर कर लेंगे। आप हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार।